शाम के 7 बज चुके थे। नवंबर की ठंडी हवा चलने लगी थी और अंधेरा धीरे धीरे गांव को अपनी चादर में लपेटने लगा था। केशव अपनी बकरियों को बाड़े में बंद कर रहा था। पूरे दिन खेतों में काम करने के बाद उसका शरीर थक चुका था। उसकी कमीज पसीने से तर थी और चेहरे पर मिट्टी के धब्बे लगे हुए थे। ठंडी हवा के झोंके उसके गीले शरीर को छू रहे थे, जिससे उसे सिहरन हो रही थी। उसने बाड़े का दरवाजा बंद किया और ताला लगाया। बकरियां आपस में सटकर बैठ गई थीं। ठंड से बचने के लिए घर के बाहर रखे हैंडपंप पर जाकर उसने मुंह हाथ धोया। ठंडे पानी का स्पर्श और भी ज्यादा कंपा देने वाला था। पानी की बूंदें उसकी दाढ़ी से टपक रही थीं। उसने अपनी गमछा से चेहरा पोंछा और घर की तरफ मुड़ा। उसकी पत्नी ने खाना बना लिया होगा और वो भूख से परेशान था। तभी गली से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। केशव ने रुक कर देखा। एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा था। अंधेरा बढ़ने लगा था, इसलिए पहले तो उसे पहचान नहीं आया, लेकिन जैसे जैसे वो नजदीक आया केशव की आंखें फैल गईं। ये तो सुरेश था, उसका बचपन का दोस्त। अरे सुरेश, तू इस वक्त? सुरेश का चेहरा देखकर केशव को फौरन लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा हुआ था, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट साफ दिख रही थी। वो बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी से छुप कर आया हो। उसके हाथ कांप रहे थे और माथे पर पसीने की बूंदें थीं। केशव, मुझे तुझसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। सब ठीक तो है? तू तो बिल्कुल यहां नहीं, अंदर चले। केशव समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने सुरेश को अंदर बुलाया। दोनों बरामदे में बैठ गए। बरामदे में एक मध्यम सी रोशनी जल रही थी, जिसमें सुरेश का डरा हुआ चेहरा और भी भयावह लग रहा था। बोल, क्या बात है? इतना घबराया हुआ क्यों है? केशव, मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं यार, तेरी मदद चाहिए, बहुत बड़ी मुसीबत। मेरी मदद? किस बात में? पहले बता तो सही, क्या हुआ है? सुरेश ने चारों तरफ देखा, जैसे देख रहा हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर उसने केशव के और पास सरक कर धीमी आवाज में कहा, पहले वादा कर कि तू मेरा साथ देगा, किसी को कुछ नहीं बताएगा, कसम खा। अरे पहले बता तो सही, क्या हुआ है? तू मुझे डरा क्यों रहा है? सुरेश ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आए। वो कुछ देर चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि कैसे शुरुआत करे। आज सुबह मैं बाजार गया था। वापसी में मुझे एक बुजुर्ग औरत मिली, जो रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठी थी। उसकी हालत देखकर लगा कि वो थकी हुई है या बीमार है। केशव ध्यान से सुन रहा था। ठंडी हवा की एक सीटी बरामदे से गुजरी। मैंने पूछा, क्या हुआ माई, कहाँ जाना है? तो उसने बताया कि उसे अपने गांव जाना है, लेकिन कोई सवारी नहीं मिल रही। बेचारी बहुत थकी हुई लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो अच्छा काम हो जाएगा। भगवान का नाम लेकर मैंने उसे अपनी ऑटो में बिठा लिया। वो बहुत खुश हुई। रास्ते में बातें करने लगी। बोली कि उसके भाई बीमार है और वो उनसे मिलने जा रही है। तो फिर क्या हुआ? फिर जब हम थोड़ा आगे बढ़े तो उसने बोला कि उसके पास किराए के पैसे नहीं हैं। उसके बेटे ने उसे पैसे नहीं दिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं माई जी, आप फिक्र मत करो, भगवान का नाम है। केशव अब उत्सुकता से सुन रहा था। सुरेश की आवाज में डर बढ़ता जा रहा था। जब हम गांव के बाहर पहुंचे तो उसने कहा कि यहीं उतार दो। मैंने ऑटो रोकी। वो उतरी और मुझे आशीर्वाद देने लगी। मैं भी उतरा कि देखूं वो ठीक से चल रही है कि नहीं। केशव। सुरेश रुक गया। फिर क्या हुआ? केशव, यकीन नहीं होगा तुझे। वो औरत अचानक से लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई। मैं दौड़ कर गया। मैंने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी नब्ज देखी, कुछ नहीं चल रहा था, सांस भी नहीं थी। क्या मतलब? मतलब वो मर चुकी थी, वही मेरे सामने।
केशव के मुंह से एक हल्की चीख निकल गई। क्या? वहीं रास्ते में? तूने क्या किया? सुरेश के चेहरे पर पछतावा और डर दोनों दिख रहे थे। मैं घबरा गया यार, पूरी तरह से। मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। बिल्कुल सुनसान रास्ता था, सिर्फ खेत थे और दूर दूर तक कोई नहीं। मुझे लगा कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? पुलिस आएगी, मुझसे सवाल पूछेगी, मुझ पर शक करेंगे कि मैंने कुछ किया होगा। तो तूने क्या किया? सुरेश ने नीचे देखते हुए कहा। मैं उसे वापस ऑटो में बिठाकर ले आया। अभी वो मेरे घर के पीछे के आंगन में पड़ी है। केशव की आंखें फटी की फटी रह गईं। कुछ देर तक वो सुरेश को यूं देखता रहा जैसे उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा हो। क्या कहा तूने? तूने लाश को घर ले आया? तू पागल हो गया है क्या? मुझे समझ नहीं आया क्या करूं केशव। मैं इतना घबरा गया था कि दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। अब तू ही बता, मैं क्या करूं? मैं तेरे पास इसीलिए आया हूं। पागल, बिल्कुल पागल। पुलिस को खबर क्यों नहीं की? वो तो अपने आप मर गई थी ना। पुलिस? तू होश में है? पुलिस को बताऊंगा तो वे मुझे थाने ले जाएंगे, घंटों पूछताछ करेंगे, लोग गांव में बातें बनाएंगे, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा। सब कहेंगे कि मैंने कुछ किया होगा। मैं नहीं फंसना चाहता इन सब चक्करों में। केशव ने अपना सिर पकड़ लिया। ये क्या सुन रहा था वो? उसका दोस्त एक लाश को घर ले आया है और अब उससे मदद मांग रहा है। तो अब क्या करना चाहता है तू? यही तो तुझसे पूछने आया हूं। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, बचपन से साथ हैं हम। तू ही बता कि क्या करूं? केशव कुछ देर सोचता रहा। उसका मन नहीं कर रहा था इस झंझट में पड़ने का, लेकिन सुरेश उसका बचपन का दोस्त था। उन्होंने साथ खेला था, साथ पढ़ा था, साथ बड़े हुए थे। वो उसे इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता था। सुन, एक काम हो सकता है। गांव के बाहर जो पुराना शिव मंदिर है ना, जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा है, वहां हाँ, वो जो टूटा हुआ मंदिर है, वहां क्या? वहां हम उसकी लाश को रखाते हैं। कल सुबह कोई देख लेगा, लोग समझेंगे कि वो वहीं मर गई थी। नहीं, ये सही नहीं होगा। अगर किसी ने देख लिया तो और क्या करेगा? रात भर लाश अपने घर में रखेगा? सुबह तक तो मुसीबत हो जाएगी। पर यार, उस जगह पर जाना इतनी रात को, वो मंदिर तो बहुत डरावना है। लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं। अब भूत से डरेगा? तेरे घर में तो लाश पड़ी है। और सुन, हम वहां उसका ठीक से अंतिम संस्कार कर देंगे। कम से कम उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। सुरेश ने सोचा, केशव सही कह रहा था और कोई रास्ता भी तो नहीं था। ठीक है, चलते हैं। पर तू भी चलेगा ना साथ? मैं अकेला नहीं जा सकता। हाँ भाई, अब इतना सुन लिया तो साथ जाना ही पड़ेगा। चल उठ। दोनों उठे और सुरेश के घर की तरफ चलने लगे। रात का अंधेरा और गहरा हो गया था। ठंडी हवा तेज चल रही थी जो पेड़ों की शाखाओं को हिला रही थी। गांव की गलियां सुनसान थीं। कुछ घरों से मध्यम रोशनी आ रही थी और कहीं कहीं से रेडियो की आवाजें। वैसे उस औरत का नाम पता है? वो कहाँ की थी? नाम तो नहीं पूछा मैंने, बस इतना बताया था कि वो किसी गांव से आई है और अपने भाई से मिलने जा रही है। गांव का नाम भी याद नहीं आ रहा। राजपुर शायद। राजपुर? वो तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। हाँ, वहीं कहीं। जब वे सुरेश के घर पहुंचे तो सुरेश ने चारों तरफ देखा। गली में कोई नहीं था। उसने केशव को पीछे के आंगन की तरफ ले जाया। वहां एक कोने में एक पुरानी चारपाई के नीचे एक बुजुर्ग औरत की लाश पड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। देख, यही है वो। केशव ने पास जाकर देखा। लाश को देखकर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ,
ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही हो। उसके चेहरे पर कोई तकलीफ के निशान नहीं थे, बिल्कुल शांत। सुरेश, मुझे एक बात बता, सच सच, तूने पक्का कुछ नहीं किया ना? कोई मारपीट, कोई झगड़ा? सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। केशव, तू भी मुझ पर शक कर रहा है? मैं तेरा दोस्त हूं यार, बचपन से जानता है मुझे। मैं ऐसा कभी कर सकता हूं क्या? मैंने सच में कुछ नहीं किया, वो खुद ही गिर गई थी, भगवान कसम। केशव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, मुझे यकीन है तुझ पर। अब देर मत कर, जल्दी निपटाते हैं ये काम, रात और गहरी हो जाएगी। सुरेश की ऑटो वहीं आंगन में खड़ी थी। दोनों ने मिलकर लाश को धीरे से उठाया। वो काफी हल्की थी। उन्होंने उसे ऑटो की पिछली सीट पर लिटा दिया और सुरेश ने ऑटो स्टार्ट की। इंजन की आवाज रात के सन्नाटे में तेज लगी। उसने धीरे से ऑटो को गली से बाहर निकाला। सुरेश, सीधे गांव के बाहर वाले रास्ते से चल। किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। मुख्य सड़क से मत जा। हाँ, मैं वही कर रहा हूं। रात के 10:30 बज चुके थे। गांव की सड़कें लगभग खाली थीं। बस कुछ घरों से मध्यम रोशनी आ रही थी। 1-2 कुत्ते भौंके, लेकिन उनकी तरफ नहीं आए। वे गांव के बाहरी रास्ते से जा रहे थे। ये रास्ता कच्चा था और ऊबड़ खाबड़। ऑटो हिल रही थी। ठंडी हवा के तेज झोंके चल रहे थे जो ऑटो की चादर को उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। अचानक ऑटो एक जोर से हिली। क्या हुआ? पता नहीं यार, गड्ढे में चली गई होगी। रास्ता बहुत खराब है। थोड़ी देर बाद फिर से ऑटो हिली, इस बार और भी ज्यादा जोर से। ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से धक्का दिया हो। केशव को बेचैनी होने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। थोड़ी देर बाद फिर से ऑटो जोर से हिली। इस बार केशव ने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। केशव की सांस रुक गई। उसे लगा कि चादर के नीचे से कुछ हिल रहा है। सुरेश, रुक, जल्दी रुक ऑटो। सुरेश ने घबराकर ब्रेक मारी। ऑटो एक झटके से रुकी। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। चादर वैसी ही पड़ी थी, सब शांत था। तुझे वहम हो गया होगा केशव। ठंड और अंधेरा है, दिमाग अजीब चीजें सोचने लगता है। चल आगे बढ़। ऑटो फिर से चलने लगी, लेकिन अब केशव को हर आवाज अजीब लग रही थी। हवा की सीटी, पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती कुत्तों की आवाजें, सब कुछ डरावना लग रहा था। तभी अचानक ऑटो की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। सुरेश ने पूरा एक्सीलेटर दबाया, लेकिन ऑटो धीमी होती गई। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो पूरा एक्सीलेटर दबा रहा हूं। तभी उसे पीछे से किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी। बहुत धीमी लेकिन साफ, किसी की सांसें। केशव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वो बुजुर्ग औरत ऑटो से उतरकर उसके पीछे खड़ी थी। चांद की धुंधली रोशनी में उसकी आंखें खुली हुई थीं और वो सीधे केशव को देख रही थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में हिल रही थी। सुरेश भी उतरा और जब उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। वो जहां था वहीं जम गया। ये कैसे हो सकता है? तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? केशव और सुरेश दोनों डर से कांप रहे थे। उनकी आवाज गले में अटक गई थी। माई जी, आप तो। मैं क्या मर गई थी? हाँ बेटा, मैं मर गई थी, पर मेरी आत्मा अब भी यहाँ है। मेरा काम अधूरा रह गया था। सुरेश के घुटने कांपने लगे। हमने कुछ नहीं किया माई जी, आप खुद ही। मेरा मतलब है। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। मुझे दिल का दौरा पड़ा था, मेरा समय आ गया था। पर बताओ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे थे, मेरे परिवार को खबर किए बिना? केशव ने हिम्मत जुटाई। माई जी, हम डर गए थे, हमें नहीं पता था क्या करें। हम सोच रहे थे कि तुम मुझे कहीं छोड़ आओगे और कोई देख लेगा। माई जी, हमें माफ कर दीजिए, हम गलती कर रहे थे। मैं तुम पर नाराज नहीं हूँ बेटा, तुम डर गए थे,
घबरा गए थे, मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हर शरीर का, हर मृत व्यक्ति का सम्मान होता है। उसे उसके परिवार तक पहुंचाना जरूरी है। केशव ने कहा, माई जी, हम आपको आपके परिवार तक पहुंचा देंगे। बस बताइए, कहाँ रहते हैं आपके लोग? राजपुर गांव, वही मेरा घर है। मेरे 2 बेटे हैं, अभी वे मुझे ढूंढ रहे होंगे। लोग, हम आपको वहां ले चलते हैं माई जी। कृपया हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें माफी की जरूरत नहीं है बेटा, बस मुझे मेरे घर पहुंचा दो। मेरे बेटों को बता देना कि मैं अपने भाई से मिलने जा रही थी और रास्ते में मेरा समय आ गया। माई जी, आपको दर्द तो नहीं हुआ था? नहीं बेटा, बस एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन जब मैंने देखा कि ये लड़का मुझे घर ले जा रहा है तो मुझे समझ आ गया कि मुझे कुछ करना होगा। हम सच में शर्मिंदा हैं माई जी। छोड़ो बेटा, तुमने मुझे अपनी ऑटो में बिठाया था, किराया नहीं लिया था। तुम्हारा दिल साफ है, बस डर में तुमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। तीनों फिर से ऑटो में बैठ गए। इस बार रामदेव की आत्मा भी उनके साथ बैठी थी। उसकी उपस्थिति अजीब तरह से शांत थी, डरावनी नहीं। ऑटो अब बिना किसी परेशानी के चल रही थी। रास्ते में रामदेव ने अपनी कहानी बताई। उसके पति की मृत्यु 10 साल पहले हो गई थी। दोनों बेटे मेहनती थे, लेकिन व्यस्त रहते थे। उसका एक छोटा भाई था जो बीमार पड़ गया था। वो उससे मिलने जा रही थी। उसे नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी यात्रा होगी। जब वे राजपुर गांव की सीमा पर पहुंचे तो रामदेव ने एक घर की तरफ इशारा किया। वो रहा मेरा घर। वो एक मध्यम आकार का पक्का मकान था। सामने आंगन में रोशनी जल रही थी। केशव ऑटो से उतरा और घर के दरवाजे तक गया। कोई है? एक आदमी ने दरवाजा खोला। उसकी उम्र करीब 40 साल रही होगी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे रो रहा हो। कौन है भाई, इतनी रात को? जी, आपकी माँ रामदेव माई। माँ? आपको माँ के बारे में कुछ पता है? हम सुबह से ढूंढ रहे हैं उन्हें। वो सुबह निकली थीं और अब तक वापस नहीं आई। केशव को समझ नहीं आ रहा था कैसे बताए। उसने गहरी सांस ली। आपकी माँ, वो आज सुबह मेरे दोस्त की ऑटो में बैठी थी। वो अपने भाई से मिलने जा रही थी। रास्ते में उन्हें दिल का दौरा पड़ा और राम प्रसाद की आंखें फैल गईं। और क्या? कहाँ है वो? ठीक तो है? केशव ने धीरे से कहा। मुझे अफसोस है, वो नहीं रही। राम प्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो लड़खड़ाया। नहीं, ये नहीं हो सकता माँ। उसकी चीख सुनकर घर से और लोग बाहर आए। उसकी पत्नी, छोटा भाई और कुछ और रिश्तेदार। भैया क्या हुआ? माँ का पता चला? राम प्रसाद रोते हुए ऑटो की तरफ दौड़ा। जब उसने अपनी माँ के शरीर को देखा तो जोर से रोने लगा। माँ, माँ मेरी। सब लोग इकट्ठे हो गए। पूरे घर में शोक की लहर दौड़ गई। रामदेव की आत्मा ने अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में करुणा थी। मेरा बेटा, ये जिंदगी है, सबको एक दिन जाना है। राम प्रसाद ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। आप लोगों ने माँ को यहाँ तक पहुँचाया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं कब तक हम उन्हें ढूंढते रहते। रामदेव की आत्मा ने केशव और सुरेश से आखिरी बार बात की। बेटा, तुम दोनों का धन्यवाद। तुमने आखिरकार सही काम किया। याद रखना, डर में कभी कभी हम गलत फैसले ले लेते हैं, लेकिन अगर दिल साफ हो तो रास्ता मिल ही जाता है। माई जी, हमें माफ कर दीजिएगा। मैंने पहले ही माफ कर दिया बेटा, अब जाओ। और हाँ, आगे से किसी के साथ ऐसा मत करना। हर मृत शरीर का, हर इंसान का सम्मान करना, वो चाहे जीवित हो या मृत। जी माई जी।
भगवान तुम्हारा भला करे। अब मुझे जाना होगा, मेरा काम पूरा हो गया। यह कहकर रामदेव की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई, एक हल्की सी रोशनी की तरह जो हवा में विलीन हो गई। ठंडी हवा अब भी चल रही थी, लेकिन अब वो उतनी डरावनी नहीं लग रही थी।